हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल इन संस्कृत। तो आइए इसी टॉपिक पर हम देखते हैं कुछ क्रियाएं प्राणियों को नैसर्गिक रूप में प्रकृति प्रदत्त होती हैं। इनमें सुनना, देखना, बोलना प्रमुख हैं। श्रवण इंद्रिय द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है उसे सुनना कहा जाता है। भाषण शिक्षण के प्रमुख कौशल श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन में श्रवण सबसे प्रमुख कौशल है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार श्रवण व्यक्त अथवा अव्यक्त व्यवहार प्रतिमानों के चयनशील मौखिक एवं लिखित जो है संकेतों को प्राप्त करने के संबंध में अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के गहन वार्तालाप पर ध्यान देने की कला है। हम देखते हैं कि जब बच्चा यानी कि शिशु जन्म लेता है उस समय सिर्फ श्रवण ही करता है। उसे बोलना नहीं आता है, उसे लिखना नहीं आता है और उसे समझना भी नहीं आता है, केवल सुनता है और अनुकरण करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा ध्वनि यंत्रों द्वारा उत्पन्न जो है सार्थक ध्वनियों को श्रवणेंद्रियों के माध्यम से यानी कि कानों के माध्यम से अर्थ ग्रहण करने अथवा समझने की प्रक्रिया श्रवण कहलाती है। अब हम इसी के साथ देखेंगे श्रवण कौशल का विकास। विद्यालयों में श्रवण कौशल के विकास का संपूर्ण दायित्व शिक्षक पर होता है। कुछ शिक्षक कक्षा में श्रवण योग्य वातावरण तैयार करते हैं। वे यह भी पता करने का प्रयास करते हैं कि क्या किसी छात्र में श्रवणेंद्रिय दोष है, यानी कि सुनने की क्षमता में कोई कमी है। ऐसा ना हो कि छात्रों को पढ़ाया जो ज़्यादा है वे बालक सुन ही ना पा रहे हों, यानी कि कम सुन पा रहे हों। तो ऐसी स्थिति में वे अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक कहानी, नाटक, काव्य पाठ, श्लोक, शास्त्र वाचन द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल के विकास के साथ साथ वह उन्हें नए शब्दों को सीखने तथा अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ छात्र प्रश्न पूछकर, प्रतिवेदन तैयार कर, समालोचना व मूल्यांकन आदि द्वारा अन्य छात्रों को श्रवण का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। विज्ञान कक्ष, संगीत कक्ष, भाषा प्रयोगशाला, दैनिक प्रार्थना स्थल व ध्वनि संबंधी उपकरण, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, टेलीफोन, लिंग्वाफोन श्रवण कौशल के विकास में सहायक होते हैं। श्रवण दक्षता अलग अलग छात्रों में, अब देखेंगे श्रवण दक्षता अलग अलग छात्रों में अलग अलग श्रवण योग्यताएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत भिन्नता के कारण एक बालक दूसरे बालक से हमेशा भिन्न होता है, चाहे आदतों में, चाहे मानसिक स्थिति में, चाहे शारीरिक स्थिति में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है, चाहे वे जुड़वा बालक ही क्यों ना हो। इन योग्यताओं को क्रमानुसार विकसित किया जा सकता है। श्रवण क्षमता के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है श्रवण तीक्ष्णता, ऑडिटरी एक्यूटी। यह स्वराघात, लय व अवधि के संबंध में दो श्रवण उद्दीपकों के मध्य भेद करने की योग्यता है। जब किसी व्यक्ति में इसका विकास हो जाता है तो माना जाता है कि उसमें श्रवण दक्षता विकसित हो गई है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर समुचित श्रवण। जब श्रोता विषय वस्तु को ठीक प्रकार से सुनता है, सुनने के बाद उसे व्यवस्थित रूप में याद कर लेता है, अर्थात उसमें सुनी हुई बात को याद करने व जो है समझने की क्षमता आ जाती है, तो ये श्रवण दक्षता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं व्याख्या एवं श्रुतिगत आत्मीकरण। जब श्रोता विषय वस्तु को सुनकर आत्मसात करने व उसकी व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है, विवेदीकरण तब जो है उसके लिए आत्मीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं विवेदीकरण एवं धारण। डिस्क्रिमिनेशन एंड रिटेंशन। जब श्रोता पढ़ी हुई या सुनी हुई विषय वस्तु में से अनुपयुक्त व असार्थक सामग्री का या सामग्री को सार्थक सामग्री से पृथक करने में समर्थ हो जाता है तथा सार्थक सामग्री को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो ये श्रवण क्षमता का ही अपेक्षित श्रवण कौशल होगा।
इमलेट बी डिसेंट ने अपनी रचना उनकी है इम्प्रूविंग द टीचिंग ऑफ रीडिंग में श्रवण हेतु कुछ कौशल आवश्यक माने हैं। उसमें से सबसे पहले है वक्ता के उद्देश्य की पहचान करना, यानी कि वक्ता का उद्देश्य क्या है कहने का। दूसरा है वक्ता के साथ सहानुभूति विकसित करना। तीसरा है जो कहा जा रहा है उसे पूर्व धारण करना। नेक्स्ट है मुख्य विचारों के लिए श्रवण। उसके बाद है सविस्तार विवरण के लिए श्रवण, मौखिक निर्देश का श्रवण, विस्तार के क्रम को याद रखना, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, जो कहा जा चुका है उसका मानसिक रूप से निष्कर्ष निकालना, वक्ता के साक्ष्यों को आंकना व मूल्यांकन करना, पंक्तियों के माध्यम से श्रवण, कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना, अवांछनीय एवं सार्थक सामग्री को वांछित एवं सार्थक सामग्री में अलग करना, बांटना, समझने के लिए संदर्भ सूत्र का प्रयोग करना, संक्रमणकालीन तत्वों की पहचान करना, अतीत के अनुभव के संदर्भ में श्रवण करना, जो कहा जा रहा है उसका समीक्षात्मक विश्लेषण करना, समीक्षात्मक, रचनात्मक एवं प्रशंसात्मक श्रवण करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रमशः बताया वक्ता के उद्देश्य की पहचान, यानी कि वक्ता कहना क्या चाहता है उसकी उद्देश्य की पहचान करना। नेक्स्ट में बताया हमने वक्ता के साथ सहानुभूति, यानी कि वक्ता अगर कुछ बोल रहा है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो उसके साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए। अगर सहानुभूति नहीं होगी तो वक्ता ठीक से नहीं कह पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कहा जा रहा है उसे पूर्व धारण करना, यानी कि जो भी कहा जा रहा है पहले उसे धारण कर लिया जाए, यानी कि आगे की बात सुनी जा रही है और पीछे की छोड़ दी जा रही है, तो उस समय भी स्थिति ऐसी होती है कि बात पूरी समझ में नहीं आती है, यानी कि नहीं कहते हैं ध्वनि में तारतम्य नहीं मिल पाता है। मुख्य विचारों के लिए श्रवण, मुख्य विचारों के लिए श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बातें तो बहुत सारी कही जाती हैं लेकिन मुख्य बातें कुछ ही होती हैं। सविस्तार विवरण के लिए श्रवण, यानी कि कुछ श्रवण ऐसा होता है कि संक्षेप में कहा जाता है, उसका विस्तार हमें खुद करना पड़ता है। मौखिक निर्देश का श्रवण, कभी कभी ऐसा होता है निर्देश रिटेन में नहीं मिलते हैं, मौखिक रूप से मिल जाते हैं, तो उसका भी श्रवण कर लेना चाहिए। विस्तार के क्रम को याद रखना, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, जो कहा जा चुका है उसका मानसिक रूप से निष्कर्ष निकालना, वक्ता के साक्ष्यों को आंकना व मूल्यांकन करना, यानी कि जो कह रहा है हमने उसका श्रवण किया और उसके साक्ष्य को फिर हम जांचेंगे परखेंगे, सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पंक्तियों के मध्य श्रवण, कभी कभी ऐसा होता है कुछ पंक्तियों में ही कहा जाता है उसका श्रवण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना, अवांछनीय एवं असार्थक सामग्री से वांछित एवं सार्थक सामग्री अलग करना, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसमें से हमें जिस सामग्री की आवश्यकता है हम उसी के बारे में ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए किसी विद्यालय में सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन उनकी अलग अलग कक्षाओं के बारे में कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, तो जो अलग अलग कक्षाओं की, तो अपनी अपनी कक्षाओं के विषय में ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, और जो अन्य कक्षाओं के बारे में उसको कम ध्यान से सुनेंगे। समझने के लिए संदर्भ सूत्र का उपयोग करना, संक्रमणकालीन तत्वों की पहचान करना, अतीत के अनुभवों के संदर्भ में श्रवण करना, जो कहा जा रहा है उसका समीक्षात्मक विश्लेषण करना, यानी कि जो कहा जा रहा है उसकी समीक्षा जब तक नहीं होगी, विश्लेषण नहीं होगा, तब तक हम उस तथ्य तक नहीं पहुंचेंगे जो हमें करना है। समीक्षात्मक, रचनात्मक एवं प्रशंसात्मक श्रवण, ये अलग अलग प्रकार का होता है, इनको अलग अलग भागों में जो है श्रवण किया जाता है। श्रवण दोष के कारण क्या हैं इनको हम देखेंगे। अब जब छात्र किसी व्यक्ति या ध्वनि यंत्र द्वारा उच्चारित सार्थक शब्दों या ध्वनियों का श्रवण करके सार्थक अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो इसे श्रवण दोष कहते हैं। श्रवण दोष के अनेक कारण हैं, जिसमें से अशांत वातावरण, कभी कभी ऐसा होता है गाड़ियाँ चल रही हैं और रेडियो, टेप रिकॉर्डर या फिर संगीत बज रहा है, तो उस समय में जो भी कहा जा रहा है तो श्रोता सुन नहीं पाता है, उसके श्रवण में कमी नहीं, श्रवणेंद्रिय में कमी नहीं है, परंतु बाधा पहुंचने के कारण, अशांत वातावरण के कारण वह नहीं सुन पाता है। हम देखते हैं प्राय घरों में टेलीविज़न चलते रहते हैं, लेकिन छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है अथवा अन्य कामों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रवणेंद्रियों में विकार। कभी कभी ऐसा होता है कोई कानों की बीमारी से ग्रस्त होता है और उसकी श्रवणेंद्रिय में विकार है, तो वह सुन ही नहीं पाता है, और सुनता भी है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ का कुछ कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान केंद्रित न होना। कभी कभी ऐसा होता है कोई चिंतित होता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तो उस समय भी
श्रवण ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्य वस्तु का कठिन होना। कठिन पाठ्य वस्तु भी ठीक प्रकार से नहीं समझी जा पाती है, कभी कभी ठीक से नहीं सुनी जाती है यानी कि समझ में नहीं आती है। पढ़ने में अरुचि होने पर भी जो है श्रवण में बाधा पहुंचती है। एक साथ अनेक काम होने पर भी श्रवण में बाधा पहुंचती है। मौखिक कार्य अभ्यास का अभाव। कभी कभी ऐसा होता है कि मौखिक कार्य बता दिया गया परंतु उसका अभ्यास नहीं किया गया, तब भी जो है श्रवण इंद्रिय में बाधा पहुंचती है। कक्षा का कठोर नियंत्रण। कक्षा का कठोर नियंत्रण भी श्रवण में का एक बाधक तत्व है और कठोर नियंत्रण में बालक जो है डरे से भीरू बने बैठे रहते हैं और उन बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, सुन पाते, जो कि विशेष रूप से बताई जाती हैं। शिक्षक का अध्यापन में रुचि न लेना। कभी कभी शिक्षक भी अध्यापन में रुचि नहीं लेते हैं, तब भी श्रवण में बाधा पहुंचती है। श्रवण का एक तरह से कहें दोष ही हो जाता है। श्रवण दोषों को दूर करने के उपाय। श्रवण दोषों को जो है कई प्रकार से या कई उपायों से दूर किया जा सकता है, जिसमें शांत वातावरण स्थापित करके घरों में शांत वातावरण स्थापित करना चाहिए। विद्यालय के आसपास भी शोरगुल वातावरण नहीं होना चाहिए। इससे जो है श्रवण दोष को दूर किया जा सकता है। श्रवण इंद्रियों का उपचार कराकर कोई बीमारी से ग्रस्त है कानों की, तो उसका उपचार कराया जाना चाहिए। ध्यान केंद्रित करके जब पढ़ाया जा रहा है या कोई बात कही जा रही है तो ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य वस्तु में मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अगर ये बाधा फिर भी निरंतर बनी रहती है तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। रुचि का विकास करके, जब छात्रों में पढ़ने की रुचि नहीं है तो पहले रुचि का विकास करना चाहिए। उन्हें ऐसी तथ्य कहानी घटना बतानी चाहिए जिससे उनकी रुचि जागृत हो। एक साथ अनेक काम न करके, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे काम लागू हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है सुन नहीं पाते हैं, तो इस दोष को दूर करने के लिए एक बार में एक काम ही प्रदान करना चाहिए। मौखिक कार्य अभ्यास को प्रोत्साहित करके मौखिक कार्य कराया जाना चाहिए छात्रों से स्वतः ही, जिससे कि दूसरे उनकी बातों को सुने और अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा का वातावरण स्वस्थ बनाकर, कक्षा का अनुशासन युक्त वातावरण होना चाहिए जिससे कि वे आपस में बात कर रहे हैं अथवा एक अध्यापक बता रहा है या कोई दूसरा जैसे प्राध्यापक वगैरह बता रहे हैं तो उसको ठीक प्रकार से सुन सकें। शिक्षकों में संस्कृत शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करके संस्कृतों में संस्कृत शिक्षण करने के लिए रुचि विकसित करनी चाहिए। अब हम देखेंगे श्रवण कौशल का महत्व। विचार विनिमय का माध्यम भाषा है, जिसमें से अधिकांश कार्य मौखिक मुंह से बोलकर होता है। पठन पाठन में भी अधिकतर कार्य मौखिक ही होते हैं। मुद्रण काल व मशीनों के विकास के बाद भी लेखन काल को महत्व मिला है। उससे शिक्षा व्यवस्था में मौखिक क्रियाकलापों, भाषण, कविता, गीत, कहानी, उदाहरण पर बल दिया जाता था। आज भी पठन के साथ श्रवण का अत्यधिक महत्व है। ध्वनि उपकरणों के आविष्कार ने तो श्रवण कौशल का महत्व बढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे कि इस पाठ से या इस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? श्रवण दक्षता के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? अपेक्षित श्रवण कौशल क्या हैं? श्रवण दोष के कारण व उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।